तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्यूआ वैसी नाम की इस मूवी के बारे में, जो कि हमें 1951 में देखने को मिली थी। लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया गया था और हिट भी ये बॉक्स ऑफिस पर रही थी। तो इसी की पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, इसका रिव्यू, फैक्ट, डिटेल अपडेट, पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ जाइए। यह फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। यह लगातार 6 हफ्तों तक 22 और कुल 11 हफ्तों तक यूएस बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 रही। एमजीएम के रिकॉर्ड के अनुसार अपनी शुरुआती नाटकीय रिलीज के दौरान इसने यूएस और कनाडा में 11,143,000 और अन्य जगहों पर 9,894,000 कमाए, जिससे यह 1951 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और इसके परिणामस्वरूप स्टूडियो को 5,440,000 का मुनाफा हुआ। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। द न्यूयॉर्क टाइम्स के बॉस्ली क्रॉथर ने एक मिश्रित समीक्षा में लिखा, यह सिनेमा की चमक और सरासर नीरसता, दृश्य उत्तेजना और मौखिक ऊब, ऐतिहासिक दिखावटीपन और सेक्स का एक चौंका देने वाला संयोजन है। क्रॉथर ने सोचा कि सेसिल बी डेमिले की द साइन ऑफ द क्रॉस में भी मानव क्रूरता और विनाश के भयावह और रुग्ण तमाशे से मेल खाने के लिए कुछ भी नहीं था जो निर्देशक मर्विन लेरोय ने इसमें दिखाया है। लेकिन इन दृश्य विजय और समृद्ध कल्पनाशील प्रदर्शनों के भीतर और आसपास एक घिसापिटा रोमांस है जो आपके दांत खट्टे कर सकता है। 23 वैरायटी ने लिखा कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन के मामले में बर्थ ऑफ ए नेशन और गॉन विद द विंड के बराबर थी। इसमें आकार, दायरा, दिखावा और जोश है जो लंबे समय में पहली बार अबक्लिच सुपरकोलोसल शब्द को विश्वसनीयता प्रदान करता है। यह अपने सभी अर्थों में एक सुपरतमाशा है। 24 लॉस एंजल्स टाइम्स के एडविन शार्लट ने इसे अब तक बनी सबसे शानदार फिल्मों में से एक घोषित किया। इसकी चित्रात्मक भव्यता की बराबरी किसी अन्य निर्माण में नहीं की जा सकी। 25 द वाशिंगटन पोस्ट के रिचर्ड एल कोए ने इसे एक शानदार मनोरंजक फिल्म कहा। हालांकि प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित यह विशाल, महंगी फिल्म पहले स्क्रीन पर 3 घंटे से अधिक समय तक चलती है, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा कि आप लगभग इतने लंबे समय तक वहां रहे हैं। 26 एरिसन की रिपोर्ट ने घोषणा की, विशुद्ध समृद्धि, सेटों की विशालता, कलाकारों के आकार और टेक्निकल फोटोग्राफी की सुंदरता के लिए अब तक निर्मित कोई भी तस्वीर क्वो वादिस से मेल नहीं खाती। यह हर मायने में एक शानदार तमाशा है और अकेले इस स्कोर पर यह प्रवेश के प्रीमियम मूल्य के लायक है। 27 द मंथली फिल्म बुलेटिन ने नकारात्मक टिप्पणी करते हुए लिखा कि फिल्म दर्शाती है कि आकार और तमाशे की परंपरा कितनी उबाऊ हो सकती है जब इसे स्वाद, भावना और आश्चर्यजनक रूप से रचनात्मक प्रतिभा से अलग कर दिया जाता है। फिल्म को अकल्पनीय रूप से निर्देशित किया गया है, सामान्य जीवन अनुपात से बड़े अनुपात को ध्यान में रखते हुए बहुत धीमी गति से, और इसके तकनीकी गुण प्रभावशाली नहीं है। 28 फिल्म को 18 समीक्षाओं के आधार पर रॉटेन टोमाटोज पर 83% का स्कोर मिला है, जिसकी औसत रेटिंग 6.40 है। 29 पुरस्कार और नामांकन। पुरस्कार वर्ग नामांकित व्यक्ति परिणाम संदर्भ। अकादमी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर सैम जिम्बालिस्ट मनोनीत 30। 31 सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता लियोगेन मनोनीत, पीटर उस्तिनोव मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन रंग कला निर्देशन विलियम ए होर्निंग, सेड्रिक गिबन्स और एडवर्ड कारफेग्नो। सेट सजावट ह्यूग हंट मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ छायांकन रंगीन रॉबर्ट सुर्टेस और विलियम वी स्कॉल मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन रंग हर्शेल मैककोय मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन राल्फ ई विंटर्स मनोनीत। किसी नाटकीय या हास्य चित्र का सर्वश्रेष्ठ स्कोर मिक्लोस रोजा मनोनीत। डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका पुरस्कार मोशन पिक्चर्स में उत्कृष्ट निर्देशकीय उपलब्धि मर्विन लेरोय मनोनीत 32। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा मनोनीत 33। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता मोशन पिक्चर पीटर उस्तिनोव जीत गया। सर्वश्रेष्ठ छायांकन रंगीन रॉबर्ट सुर्टेस और विलियम वी स्कॉल जीत गया। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म संगीत आलोचक संघ पुरस्कार किसी मौजूदा स्कोर की सर्वश्रेष्ठ अभिलेखीय पुनः रिकॉर्डिंग मिक्लोस रोसा, संगीतकार। निक रायन, कंडक्टर। जेम्स फिट्जपैट्रिक और ल्यूक वान डेवेन, निर्माता। जिनको डीजी, कला निर्देशक। फ्रैंक के डेवाल्ट, लाइनर नोट्स, जीत गया 34।
राष्ट्रीय समीक्षा बोर्ड पुरस्कार शीर्ष 10 फिल्में 9वां स्थान 35। संगीत मिक्लोस रोजा 36 द्वारा संगीत स्कोर अपनी ऐतिहासिक प्रामाणिकता के लिए उल्लेखनीय है। चूंकि कोई प्राचीन रोमन संगीत नहीं बचा था, रोजा ने प्राचीन ग्रीक और यहूदी धुनों के कई अंशों को शामिल किया, जैसे कि सेकिलोस एपिटाफ, मेसोमेडिस 37 द्वारा हाइमन टू द सन और हाइमन टू द सन अपने स्वयं के कोरल ऑर्केस्ट्रल स्कोर में। 15 1950 में फिल्म निर्माण शुरू होने से पहले रोजा ने कल्वर सिटी में एमजीएम स्टूडियो ऑर्केस्ट्रा के साथ कई धूमधाम मार्च, गाने और नृत्य की प्री रिकॉर्डिंग की और ये बच गए। 1951 में उन्होंने रॉयल फिल्हार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के साथ एमजीएम के ब्रिटिश स्टूडियो में पूरा स्कोर रिकॉर्ड किया, लेकिन ये रिकॉर्डिंग कथित तौर पर बाद में कल्वर सिटी स्टूडियो में आग लगने के कारण खो गई थी। हालांकि उन सभी रिकॉर्डिंग के डबडाउन जो फिल्म में इस्तेमाल किए गए थे, लगभग 2/3 अतिरिक्त ध्वनि प्रभावों के साथ बच गए हैं। 1951 में एमजीएम रिकॉर्ड्स ने मूल साउंड ट्रैक संगीत ध्वनि प्रभावों के बिना के 12 ट्रैक के 3 अलग अलग संस्करणों और गति में ग्रामोफोन डिस्क जारी किए। नतीजतन मूल रिकॉर्ड किए गए अधिकांश स्कोर अभी भी विभिन्न प्रारूपों में उपलब्ध है। 36 1963 में एमजीएम रिकॉर्ड्स ने रोम के सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा द्वारा बजाए गए रोजा के फिल्म स्कोर के अंशों का एक स्टीरियो संकलन निकाला, जिसका संचालन रोजा और कार्लो सविना ने किया। 39 रोजा ने ट्रायम्फल मार्च का संचालन किया। 15 1967 में रोजा ने नूरनबर्ग सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में अपने महाकाव्य फिल्म स्कोर के अंशों के एक स्टीरियो संकलन का संचालन किया। इसमें क्वो वादिस से 3 चयन शामिल थे। 41 1977 में रोजा ने अपने स्कोर से 12 चयनों की एक स्टीरियो रिकॉर्डिंग की, एक बार फिर रॉयल फिल्हार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा का संचालन किया। 41 2012 में निक रेन ने सिटी ऑफ प्राग फिल्हार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा का संचालन करते हुए पूरे स्कोर 2 सीडी पर कुल 38 ट्रैक को रिकॉर्ड किया। इसमें संगीत के कई टुकड़े शामिल थे जो मूल रूप से रोजा द्वारा रिकॉर्ड किए गए थे, लेकिन फिल्म के साउंड ट्रैक पर इस्तेमाल नहीं किए गए थे। 42 फिल्म के अंत में एक विजयी मार्च नए सम्राट गाल्बा की सेनाओं की सफलता की घोषणा करता है। इस थीम को रोजा ने बेनहुर 1959 में प्रसिद्ध रथ दौड़ से पहले द परेड ऑफ द सारथी से पहले संक्षिप्त ब्रेड एंड सर्कस मार्च के रूप में फिर से इस्तेमाल किया। 43 1982 में अपनी आत्मकथा में मिक्लोस रोजा ने निर्माता सैम जिम्बालिस्ट, एक प्यारे निजी दोस्त, द्वारा उनके स्कोर को संभालने के तरीके पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने संगीत का किसी भी तरह से उतना प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया जितना उन्हें करना। रॉबर्ट टेलर, मार्कस विनीसियस, डेबोरा केर लिगिया के रूप में, लियोगेन पेट्रोनियस के रूप में, पीटर उस्तिनोव सम्राट नीरो के रूप में, पोपिया सबीना के रूप में पेट्रिसिया लाफन, सेंट पीटर के रूप में फिनले करी, अब्राहम सोफेर पॉल के रूप में, मरीना बर्टी यूनिस, बड़ी बेयर उर्सस के रूप में, फेलिक्स आयलमर प्लॉटियस, नोरा स्विनबर्न पोम्पोनिया के रूप में, राल्फ ट्रूमैन टिगेलिनस, नॉर्मन वुलैंड नर्व के रूप में, पीटर माइल्स नाजरियस, जेफरी टन टेरपनोस के रूप में, निकोलस एनन सेनेका के रूप में, डीए क्लार्कस्मिथ फॉन के रूप में, रोसेली क्रचली एक्टे के रूप में, जॉन रुडॉक चिलो के रूप में, आर्थर वाल्गे क्रोटन, एल्सपेथ मार्च मिरियम के रूप में, स्ट्रेल्सा ब्राउन रुफिया के रूप में, अल्फ्रेडो वारेली लुकान के रूप में, रॉबर्टो ओटावियानो फ्लेवियस के रूप में, विलियम टुब्स एनाक्सेंडर के रूप में, पिएत्रो तोडी गैल्बा के रूप में। फिल्म में कई गैर क्रेडिटेड सहायक भूमिकाएं और कैमियो शामिल हैं, जिसमें एरिना में एक ईसाई कैदी के रूप में एलिजाबेथ टेलर, 4 एक लिगियन गुलाम के रूप में सोफिया लॉरेन, 5 एक रथ चालक के रूप में क्रिस्टोफर ली, हेयर ड्रेसर परमेनिडा के रूप में क्लेलिया मटानिया, नीरो के भोज में असीरियन डांसर के रूप में मारिका अबा, ट्रायम्फ में मार्कस के साथ एक गुलाम के रूप में रिचर्ड गैरिक, नीरो के भोज में एक पहलवान के रूप में ग्यूसेप टोसी, एक कैद ईसाई महिला के रूप में एड्रियन कोरी, एक इंपीरियल गार्ड के रूप में बर स्पेंसर और एक फ्लैशबैक झांकी में यीशु के रूप में रॉबिन ह्यूजेस शामिल है। वर्णन एक गैर क्रेडिटेड वाल्टर पिजन द्वारा प्रदान किया गया था। 6 उत्पादन पूर्वोत्पादन फिल्म क्वो वादिस के ट्रेलर से मरीना बर्टी और लियोगेन का स्क्रीनशॉट। 1930 के दशक के अंत में
एमजीएम ने लेखक हेनरिक सिएनक्यूविक्स के उत्तराधिकारियों से 1896 के उपन्यास क्वो वादिस के बोलती चित्र अधिकार खरीदे। उसी समय उन्हें 1924 का मूक स्क्रीन संस्करण भी खरीदना पड़ा। कंपनी मूल रूप से इटली में फिल्म बनाने का इरादा रखती थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाने के कारण इसे स्थगित करना पड़ा। युद्ध के बाद उत्पादन फिर से शुरू किया गया। रोम से 8 मील दूर 148 एकड़ और 9 साउंड स्टेज वाले विशाल सिनेसिटा स्टूडियो का पट्टा प्राप्त किया गया। महीनों की तैयारी के बाद कला निर्देशक, पोशाक डिजाइनर और सेट डेकोरेटर 1948 में रोम पहुंचे। बाहरी सेटों का निर्माण तुरंत शुरू हुआ। नीरो का विशाल सर्कस और नीरो के महल का बाहरी भाग, प्राचीन रोम का एक पूरा खंड, एक बड़ा पुल और प्लाटियस विला। एक्स्ट्रा के लिए हजारों पोशाकों का निर्माण शुरू हुआ। साथ ही पर्दे और कालीन, धातु और कांच के प्याले और 10 रथ भी बने। एपियन वे के एक हिस्से के नवीनीकरण के लिए आधिकारिक अनुमति दी गई। हॉलीवुड के सबसे प्रमुख पशु विशेषज्ञों में से एक ने यूरोप भर से शेर, घोड़े, बैल और अन्य जानवरों की खरीद शुरू की। फिल्मांकन से काफी पहले निर्माता, निर्देशक, मुख्य छायाकार और कास्टिंग निर्देशक रोम पहुंचे। फिल्म अंततः 22 मई 1950 को निर्माण में चली गई। 7 ढलाई डेबोरा केर लिगिया के रूप में, लियोगेन पेट्रोनियस के रूप में, पीटर उस्तिनोव नीरो, पेट्रिसिया लाफन पोपेया के रूप में, मरीना बट्टी की यूनिस के रूप में पब्लिसिटी फोटो। रिंगलिंग संग्रहालय सारासोटा, फ्लोरिडा, ग्यूसेप्पे मोरेटी द्वारा बैल से बंधी लीजिया की कांस्य प्रतिमा। इस फिल्म में मूल रूप से एलिजाबेथ टेलर को लिगिया और ग्रेगरी पेक को मार्कस विनीसियस के रूप में कास्ट किया गया था। जब अगले साल प्रोडक्शन का काम बदल गया तो ये भूमिकाएं डेबोरा केर और रॉबर्ट टेलर को मिल गईं। एलिजाबेथ टेलर ने सर्कस जेलों में एक ईसाई के रूप में एक बिना श्रेय वाली कैमियो भूमिका निभाई थी। हालांकि अधिकांश कलाकार ब्रिटिश और कुछ इतालवी, मरीना बर्टी, अल्फ्रेडो वेरेली, रॉबर्टो ओटावियानो थे, लेकिन रॉबर्ट टेलर निश्चित रूप से एकमात्र अमेरिकी नहीं थे। अन्य में बडी बेयर, उर्सस, पीटर माइल्स, नाजारियस, आर्थर वाल्गे, क्रोटन और विलियम टुब्स एनाक्सेंडर शामिल थे। इसके अलावा कई गैर क्रेडिट कलाकारों में शामिल थे। शायद इनमें से सबसे उल्लेखनीय 70 वर्षीय आयरिश अमेरिकी चरित्र अभिनेता रिचर्ड गैरिक थे, जो सार्वजनिक दास के रूप में मार्कस के पीछे उनके ट्रायम्फ रथ में खड़े एस, उनके सिर के ऊपर एक विजल और एल है, और वे दोहराते एस, याद रखें कि आप केवल एक आदमी एस। उस्तिनोव ने याद किया कि 1949 में उन्हें नीरो के रूप में कैसे चुना गया था। जब मैं 28 साल का था, तब मेरे पास एक रोमांचक प्रस्ताव आया। एमजीएम क्वो वादिस का रीमेक बनाने जा रहा था और मैं नीरो की भूमिका के लिए उम्मीदवार था। आर्थर हॉर्नब्लो जूनियर निर्माता बनने वाले थे और मुझे निर्देशक जॉन ह्यूस्टन द्वारा परीक्षण किया गया था। मैंने इस परीक्षण में अपनी सारी जानकारी झोंक दी और मेरे आश्चर्य के लिए जॉन ह्यूस्टन ने मुझे रोकने के लिए कुछ नहीं किया, मुझे गोपनीय फुसफुसाहट में और भी पागल होने के लिए प्रोत्साहित किया। जाहिर तौर पर परीक्षण सफल रहा, लेकिन फिर विशाल मशीन रुक गई और परियोजना को 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया। वर्ष के अंत में निर्माता सैम जिम्बालिस्ट और निर्देशक मर्विन लेरोय थे। उन्होंने मेरे परीक्षण को भी मंजूरी दे दी, लेकिन मुझे एक तार में चेतावनी दी कि मैं इस भूमिका के लिए थोड़ा छोटा पाया जा सकता हूं। मैंने वापस केबल किया कि अगर वे फिर से स्थगित करते हैं तो मैं बहुत बुरा हो सकता हूं, क्योंकि नीरो की मृत्यु 31 साल की उम्र में हुई थी। उनके द्वारा भेजे गए दूसरे केबल में लिखा था, ऐतिहासिक शोध ने आपको सही साबित कर दिया है कि भूमिका बंद करो आपका है। क्लार्क गेबल ने फिल्म के निर्माण के आरंभ में ही मार्कस विनीसियस की भूमिका ठुकरा दी थी, क्योंकि उन्हें लगा था कि रोमन वेशभूषा में वे हास्यास्पद लगेंगे। सोफिया लोरेन फिल्म में एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में दिखाई दीं। इतालवी स्टार बर्ड स्पेंसर, असली नाम कार्लो पेडरसोली, ने भी एंटियम में नीरो के ग्रीष्मकालीन महल के अंदर एक प्रेटोरियन गार्डमैन के रूप में एक गैर क्रेडिट अतिरिक्त भूमिका निभाई। वह नीरो को जवाब देता है, लेकिन उसकी आवाज को डब किया जा सकता है। क्वो वादिस, लैटिन में जिसका अर्थ है तुम कहा जा रहे हो, 1951 में बनी अमेरिकी धार्मिक महाकाव्य ऐतिहासिक फिल्म है, जो सम्राट नीरो के शासनकाल के अंतिम वर्षों के दौरान प्राचीन रोम में घटित हुई थी। पोलिश नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक हेनरिक सिएनक्यूविक्स के 1896 के इसी शीर्षक वाले उपन्यास पर आधारित है। मेट्रो गोल्डविन मेयर द्वारा निर्मित और टेक्निकलर में फिल्माई गई। इसका निर्देशन मर्विन लेरोय ने किया था और पटकथा एसेन बेहरमन,
सोनिया लेवियन और जॉन ली माहिन ने लिखी थी। यह सिएनक्यूविक्स के उपन्यास का चौथा स्क्रीन रूपांतरण है। फिल्म में रॉबर्ट टेलर, डेबोरा केर, लियो गेन और पीटर उस्तिनोव ने अभिनय किया है और इसमें पेट्रिसिया लाफन, फिनले करी, अब्राहम सोफार, मरीना बर्टी, बडी बेयर और फेलिक्स आयलमर भी है। संगीत मिक्लोस रोजा का है और छायांकन रॉबर्ट सुरेत्स और विलियम वी. स्कॉल का है। यह फिल्म मेट्रो गोल्डविन मेयर द्वारा 2 नवंबर 1951 को रिलीज की गई थी। 61 और 68 के बीच की कहानी ऐतिहासिक और काल्पनिक दोनों घटनाओं और पात्रों को जोड़ती है और उस अवधि की प्रमुख घटनाओं को केवल कुछ हफ्तों के अंतराल में समेट देती है। इसका मुख्य विषय रोमन साम्राज्य का ईसाई धर्म के साथ संघर्ष और जूलियो क्लाउडियन वंश के अंतिम वर्षों में ईसाइयों का उत्पीड़न है। अपने शानदार और शक्तिशाली पूर्ववर्ती सम्राट क्लॉडियस के विपरीत नीरो भ्रष्ट और विनाशकारी साबित हुआ और उसके कार्यों ने अंततः रोम के पहले के शांतिपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को नष्ट करने की धमकी दी। शीर्षक पीटर के अपोक्रिफल अधिनियमों में एक घटना को संदर्भित करता है। 2. इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 8 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था और यह बॉक्स ऑफिस पर इतनी बड़ी सफलता थी कि इसे अकेले ही एमजीएम को दिवालियापन के कगार से बचाने का श्रेय दिया गया। पीटर उस्तिनोव ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता मोशन पिक्चर के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता और रॉबर्ट सुरेत्स और विलियम वी. स्कॉल ने सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी का पुरस्कार जीता। 3. कथानक क्वो वादिस का दृश्य। मार्कस विनीसियस एक रोमन सैन्य कमांडर और 14 जेमिना का दूत है। ब्रिटेन और गॉल में युद्धों से लौटते हुए वह एक सेवानिवृत्त रोमन जनरल ऑलस प्लाटियस के घर में रहता है और पुराने जनरल की देखभाल में रोम की एक लिगियन बंधक लिगिया से प्यार करता है। मार्कस को पता नहीं है कि लिगिया, ऑलस और उसका परिवार धर्मनिष्ठ ईसाई है जो उसी रात प्रेरित पॉल की मेजबानी करते हैं। मार्कस के चाचा पेट्रोनियस नेरो को अपनी सेवाओं के लिए पुरस्कार के रूप में लड़की को अपने भतीजे को देने के लिए राजी करता है। लिगिया इस व्यवस्था से नाराज होती है लेकिन अंततः मार्कस से प्यार करने लगती है। इस बीच नीरो के अत्याचार और भी ज्यादा अपमानजनक होते जा रहे हैं और उसका व्यवहार और भी ज्यादा तर्कहीन होता जा रहा है। नीरो द्वारा रोम को जलाने और ईसाइयों को दोषी ठहराने के बाद मार्कस लिगिया और उसके परिवार को बचाने के लिए निकल पड़ता है। नीरो उन्हें अन्य सभी ईसाइयों के साथ गिरफ्तार कर लेता है और उन्हें अपने सर्कस में मारे जाने की निंदा करता है। कुछ को शेरों द्वारा मार दिया जाता है। नीरो का सबसे भरोसेमंद सलाहकार पेट्रोनियस उसे चेतावनी देता है कि ईसाइयों को शहीदों के रूप में मनाया जाएगा, लेकिन वह सम्राट का मन नहीं बदल सकता। फिर नीरो के पागलपन से थक गया और उसे संदेह हुआ कि वह भी उसके खिलाफ हो सकता है। पेट्रोनियस नीरो को एक पत्र लिखता है जिसमें सम्राट के लिए अपना उपहास व्यक्त करता है, जिसे उसने पहले उसके द्वारा हत्या से बचने के लिए छुपाया था, और अपनी कलाई की धमनी काटकर आत्महत्या कर लेता है। उसकी दासी यूनिस, जो उससे प्यार करने लगी है, मुक्त होने के बावजूद उसके साथ मरने का चुनाव करती है। ईसाई धर्म प्रचारक पीटर को भी प्रभु के संकेत के जवाब में रोम लौटने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था और वह सर्कस जेलों में मार्कस और लिगिया से विवाह करता है। बाद में पीटर को उल्टा सूली पर चढ़ा दिया गया, जो कि नीरो के प्रेटोरियन गार्ड द्वारा मजाक की अभिव्यक्ति के रूप में कल्पना की गई फांसी का एक रूप है। पोपेया, नीरो की पत्नी, जो मार्कस के प्रति वासना से भरी हुई है, उसके द्वारा उसे अस्वीकार किए जाने का शैतानी बदला लेने की योजना बनाती है। लिगिया को सर्कस में एक खूंटे से बांध दिया जाता है और एक जंगली सांड को अखाड़े में छोड़ दिया जाता है। लिगिया को सींगों से मारे जाने से बचाने के लिए लिगिया के अंगरक्षक उर्सस को अपने नंगे हाथों से सांड को मारने का प्रयास करना चाहिए। मार्कस को सम्राट के बक्से में ले जाया जाता है और उसे यह सब देखने के लिए मजबूर किया जाता है। यह कृत्य दर्शकों के बीच मौजूद उसके वफादार अधिकारियों को क्रोधित करता है। हालांकि उर्सस सांड को गिराने और उसकी गर्दन तोड़ने में सक्षम होता है। उस समय मार्कस किसी तरह अपने बंधनों से मुक्त हो जाता है और लिगिया तक पहुंचने के लिए अखाड़े में छलांग लगा देता है। उर्सस की जीत से बहुत प्रभावित होकर और यह देखकर कि लिगिया मार्कस की प्रिय है, जिसे अभी भी एक महान युद्ध नायक के रूप में माना जाता है, भीड़ नीरो से जोड़े को छोड़ देने का आग्रह करती है। वह ऐसा करने से मना कर देता है, भले ही उसके 4 दरबारी सेनेका, वास्तुकार फॉन, कवि लुकान और संगीतकार तेरपनोस भीड़ की मांगों का समर्थन करते हैं। इस निर्णय से भीड़ भड़क जाती है और मार्कस के वफादार सैन्य सदस्य तीनों को बचाने के लिए अखाड़े में भागते हैं।
मार्कस ने नीरो पर रोम को जलाने का आरोप लगाया और घोषणा की कि जनरल गैल्बा उस समय शहर पर चढ़ाई कर रहा है, नीरो को बदलने का इरादा रखता है और उसे रोम का नया सम्राट घोषित करता है। भीड़ विद्रोह करती है, अब यह दृढ़ता से मानती है कि रोम को जलाने के लिए ईसाई नहीं बल्कि नीरो जिम्मेदार है। नीरो अपने महल में भाग जाता है, जहां वह पोपेया का गला घोंट देता है और उस पर ईसाइयों को बलि का बकरा बनाने के लिए उकसाने का आरोप लगाता है। फिर एकटे नीरो की परित्यक्त मालकिन, जो अभी भी उससे प्यार करती है, प्रकट होती है और उसे महल पर हमला करने वाली भीड़ द्वारा उसे मारने से पहले खुद को खत्म करने के लिए एक खंजर देती है। नीरो ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए एकटे उसकी छाती में खंजर घुसाने में उसकी मदद करता है और वह मर जाता है। मार्कस, लिगिया और उर्सस अब आज़ाद है और वे रोम छोड़कर सिसिली में मार्कस की संपत्ति के लिए एक साथ एक नया जीवन शुरू करने के लिए निकल पड़ते हैं। सड़क के किनारे पीटर की लाठी, जिसे वह रोम लौटते समय पीछे छोड़ आया था, उसमें फूल खिल गए हैं। एक चमकदार रोशनी दिखाई देती है और एक कोरस गाता है, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, यीशु द्वारा कहे गए शब्द। यूहन्ना 14:06। नया नियम। ढालना। ऑड्रे हेपबर्न, जो फिल्म रिलीज होने के समय तक बहुत ज्यादा जानी पहचानी थीं, को लिगिया की भूमिका के लिए चुना गया था। निर्देशक मर्विन लेरोय उन्हें कास्ट करना चाहते थे, लेकिन यह भूमिका स्थापित एमजीएम कॉन्ट्रैक्ट स्टार डेबोरा केर को मिल गई। फिल्म के लिए उनकी पोशाक की अलमारी की तस्वीरें अभी भी मौजूद हैं। 10-11। पेट्रिसिया लाफन को निर्माता और निर्देशक ने पोपेया की मुख्य भूमिका के लिए चुना था जब उन्होंने फिल्म में एक छोटे से हिस्से के लिए उनका स्क्रीन टेस्ट देखा था। 12। उस्तिनोव ने अपनी आत्मकथा डियर मी में लिखा है कि निर्देशक मर्विन लेरोय ने उस तरीके का सारांश दिया है जिसमें उन्होंने उस्तिनोव को सम्राट नीरो की भूमिका निभाते हुए देखा था, बहुत ही कामुकता के साथ। नीरो, मैं उसे जिस तरह से देखता रू, वह एक ऐसा व्यक्ति है जो रातों को खुद से खेलता है। उस समय मुझे लगा कि यह एक बेतुका आकलन है, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं इतना आश्वस्त नहीं था। यह अपने सबसे कामकाजी स्तर पर एक गहनता थी और इसने मुझे अंततः इस विश्वास तक पहुंचाया कि कोई भी राष्ट्र रोमन चित्रों को अमेरिकियों की तरह नहीं बना सकता है। स्क्रिप्ट की अपरिहार्य अश्लीलता ने इसकी प्रामाणिकता में उतना ही योगदान दिया जितना कि इसकी दुर्लभ खुशियाँ। मुझे तब भी ऐसा ही लगा जैसा कि मैं आज महसूस करता हूँ, आलोचनात्मक आवाज़ों की आलोचना के बावजूद, कि क्वो वादिस, स्वाद के अनुसार अच्छा या बुरा, एक असाधारण रूप से प्रामाणिक फिल्म थी और नीरो को कभी कभी जो बकवास बोलने के लिए कहा जाता था वह बहुत हद तक उस बकवास जैसा था जो नीरो ने शायद बोला था। फिल्म ने $7 मिलियन में निर्मित, यह उस समय की सबसे महंगी फिल्म थी। यह गॉन विद द विंड 1939 के बाद से एमजीएम की सबसे बड़ी कमाई वाली फिल्म बन गई। विशाल सिनेसिटा स्टूडियो में फिल्माया गया, जिसे 1937 में बेनिटो मुसोलिनी ने तानाशाह की मास्टर प्लान के तहत रोम को दुनिया की प्रमुख राजधानी बनाने के लिए खोला था। मुसोलिनी के बेटे विटोरियो मुसोलिनी और हॉलीवुड निर्माता एल रोच ने बाद में 1937 में राम, रोच और मुसोलिनी कॉरपोरेशन बनाने के लिए बातचीत की, जिसे अंततः रद्द कर दिया गया। फांसीवादी राज्य के साथ इस व्यापारिक गठबंधन ने 1930 के दशक के हॉलीवुड के दिग्गजों को भयभीत कर दिया और अंततः 1938 में रोच ने अपने एमजीएम वितरण सौदे से हटकर यूनाइटेड आर्टिस्ट्स को अपना सौदा सौंप दिया। 13। युद्ध के बाद इटली में फिल्मांकन ने अमेरिकी स्टूडियो को अपार सुविधाएं और सस्ते इतालवी श्रम और अतिरिक्त कलाकार प्रदान किए, जिनकी हजारों की आवश्यकता थी। हॉलीवुड अक्सर सिनेसिटा लौटता रहा और अपनी कई बेहतरीन फिल्मों का निर्माण वहाँ किया, जिसमें हेलेन ऑफ ट्रोय 1956, बेन-हूर 1959 और क्लियोपेत्रा 1963 शामिल हैं, जिनमें बाद की 2 फिल्में क्वो वादी से भी बड़ी थीं। बाद में इस स्टूडियो का इस्तेमाल कई इतालवी निर्माताओं और निर्देशकों ने किया, जिनमें फेडेरिको फेलिनी भी शामिल है। हॉलीवुड ऑन द टाइबर वाक्यांश का पहला उपयोग, जो इटली में अमेरिकी बेतहाशा फिल्म निर्माण के सुनहरे युग को संदर्भित करता है, 26 जून 1950 के अंक में टाइम के एक लेख के शीर्षक के रूप में प्रकाशित हुआ था, जब क्वो वादीज की शूटिंग रोम में हो रही थी। 14। संगीतकार मिक्लोस रोजा ने कहा कि उन्होंने अपना अधिकांश संगीत कल्वर सिटी स्टूडियो में लिखा था जब फिल्म की शूटिंग इटली में हो रही थी। रश को हॉलीवुड में काटने के लिए वापस भेजा जा रहा था, उसी समय जब उन्हें रोम में काटा जा रहा था। मैंने काम करना शुरू कर दिया ताकि कम से कम कुछ तो तैयार हो, भले ही बाद में उसमें संशोधन करना पड़े।
मैंने मुख्य पर्यवेक्षण संपादक मार्गरेट बूथ के साथ काम किया, जिनका तकनीकी ज्ञान अतुलनीय है। अंत में रोम दल अपने संस्करण के साथ घर पहुंचा। यह मार्गरेट द्वारा तैयार किए गए संस्करण से बहुत अलग नहीं था और इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं थी। सैम जिम्बालिस्ट आश्चर्यचकित और प्रसन्न थे कि मैंने 3 सप्ताह में सारा संगीत तैयार कर लिया था। मार्गरेट और मैंने पहले से ही जो काम किया था उसके लिए धन्यवाद। 15 फिल्म में 10 इतालवी स्थानों का इस्तेमाल किया गया था। वाया अप्पिया के अपवाद के साथ 7 इनमें से अधिकांश की पहचान नहीं की गई है, लेकिन रथ का पीछा करने का अंतिम चरण बोल्गेरी गांव के पास 2000 साल पुराने वियाले दे सिप्रेसी एवेन्यू ऑफ साइप्रिस के साथ फिल्माया गया था। टस्कनी के लिवोर्नो प्रांत में यह मील का पत्थर आसानी से पहचाना जा सकता है। 16 1950 की गर्मियों में जब क्वो वादीज का निर्माण चल रहा था, रोम भीषण गर्मी की चपेट में था। जैसा कि पीटर उस्तिनोव ने याद किया, रोम पवित्र वर्ष की पीड़ा में था और तीर्थयात्रियों से भरा हुआ था। यह रिकॉर्ड पर सबसे गर्म गर्मियों में से एक था। 8 गर्मी ने न केवल कलाकारों और चालक दल को प्रभावित किया, बल्कि शेरों को भी प्रभावित किया। मर्विन लेरोय ने याद किया कि गर्मी के कारण शेर अखाड़े में प्रवेश करने से हिचक रहे थे। 9 इटली में उपकरणों की कमी के कारण एमजीएम को कल्वर सिटी से कथित तौर पर 200 टन जनरेटर, लाइट और अन्य बिजली के उपकरण आयात करने पड़े। 17 इस एक फिल्म में इस्तेमाल की गई सबसे अधिक वेशभूषा का रिकॉर्ड है, 32,000। 7 फिल्म में एक बिंदु पर नीरो अपने दरबार को एक स्केल मॉडल दिखाता है, जो रोम के पुनर्निर्माण के लिए उसकी योजनाओं को दर्शाता है, जिसे नेरोपोलिस नामक एक नए शहर के रूप में बनाया जाना था। स्टूडियो प्रचार ने दावा किया कि यह प्राचीन रोम का मॉडल था, जिसे रोमन सभ्यता के संग्रहालय में रखा गया था और इसे इतालवी सरकार से उधार लिया गया था। 7 इसे मूल रूप से मुसोलिनी की सरकार ने 1937 में रोमन वास्तुकला की प्रदर्शनी के लिए बनवाया था। 18 19 हालांकि संग्रहालय का मॉडल 4वीं शताब्दी के रोम का है, न कि 1ली शताब्दी के रोम का, जैसा कि यह ईस्वी सन 64 की महान आग के बाद पुनर्निर्माण के समय दिखाई देता होगा। स्क्रीन मॉडल संग्रहालय मॉडल जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। यह लगभग निश्चित रूप से विशेष रूप से फिल्म के लिए बनाया गया था, शायद इसके विशेष प्रभाव मॉडल निर्माता डोनाल्ड जाहवॉस द्वारा। एंथनी मान ने इस फिल्म पर एक बिना श्रेय वाले सेकंड यूनिट निर्देशक के रूप में काम किया। 20 उन्होंने बर्निंग ऑफ रोम सीक्वेंस के दृश्यों की शूटिंग के लिए सिनेसिटा बैकलॉट पर 24 रातें 4 कार्य सप्ताह बिताईं। हालांकि वह फिल्म के सहनिर्देशक नहीं थे, जैसा कि उनके कुछ प्रशंसकों ने दावा किया है। 21 उसी सीक्वेंस के साउंड स्टेज दृश्यों का निर्देशन मर्विन लेरोय ने किया था। अब एक शो बिजनेस प्रोफेशन, लेरोय ने अपनी न्यूज़बॉय की नौकरी छोड़ दी। 16 वर्षीय अभिनेता पियानोवादक क्लाइड कूपर के साथ जोड़ी बनाकर उन्होंने एक वाडेविल रूटीन लेरोय और कूपर 2 किड्स एंड ए पियानो बनाया। जोड़ी को काम मिलने में संघर्ष करना पड़ा और लेरोय ने याद किया, अगर उन्होंने हमें कुछ पैसे दिए होते तो हम शौचालय में बजाते। जल्द ही उन्हें प्रीमियर वाडेविल सर्किट, पेंटेज, गस्सन और ओर्फियम द्वारा खोजा गया और राष्ट्रीय दौरों पर नियमित बुकिंग प्रदान की गई। 25 लेरोय ने एक वाडेविलियन की जीवनशैली का आनंद लिया। कभी कभी ऐसे शो में दिखाई देते थे जिनमें उस युग के प्रतिष्ठित कलाकार शामिल होते थे। उनमें सारा बर्नहार्ट, एरी हुडिनी और जैक बेनी शामिल थे। 3 साल बाद और अब थिएटर लिस्टिंग में एक काफी अच्छी तरह से स्थापित कलाकार, कूपर के परिवार में एक अप्रत्याशित मौत के बाद जोड़ी सौहार्दपूर्ण ढंग से अलग हो गई। 26 लेरोय संगीत में हास्य में जॉर्ज चूथ की ज्यादातर महिला मंडली में शामिल हो गए और 1922 में गस एडवर्डसन ने द 9 कंट्री किड्स नामक अभिनय किया। मंच के लिए लेरोय का उत्साह धीरे धीरे कम हो गया और उन्होंने 1923 में मंडली छोड़ दी। 27 प्रारंभिक हॉलीवुड कैरियर, तकनीशियन और अभिनेता, 1919 से 1923। लेरोय द्वारा 1920 के दशक के मध्य आरंभ में लेरोय ने न्यू जर्सी के फोर्ट ली में फिल्माए गए द पेरिल्स ऑफ पॉलिन 1914 के पूर्व स्टार पर्लव हाइट के साथ एक दृश्य में एक छोटी सी भूमिका स्वीकार की। लेरोय फिल्म निर्माण प्रक्रिया से पूरी तरह से रोमांचित थे, याद करते हुए, मुझे पता था कि मैं वाडेविल से बाहर आ चुका हूं। मुझे पता था उतनी ही सकारात्मकता से कि मैं फिल्म व्यवसाय में उतरना चाहता था। 28-29 अक्टूबर 1919 में लेरोय, जो अभी 19 साल के हुए थे, ने अपने चचेरे भाई जेसी एल
लास्की से संपर्क किया, जो एक पूर्व वाडेविलियन थे और उनसे 20 साल बड़े थे। लास्की, फेमस प्लेयर सलास्की में अपने न्यूयॉर्क मुख्यालय में उभरते फिल्म मुगल सैमुअल गोल्डविन और एडल्फ जुकोर के साथ भागीदार थे। लास्की ने लेरोय को उनके हॉलीवुड स्टूडियो में रोजगार विभाग को नोट दिया। एक हफ्ते बाद लेरोय ने अमेरिकी गृहयुद्ध की फिल्म सीक्रेट सर्विस 1919 के लिए वार्डरोब यूनिट में काम करना शुरू कर दिया, जहां उन्हें प्रति सप्ताह $12.50 मिलते थे। 30-31 फिल्म इतिहासकार किंगले कैनहम के अनुसार लेरोय के उत्साह, ऊर्जा और जोश के अलावा जेसी लास्की को आकर्षित करने के कारण लेरोय को फिल्म टिंटिंग यूनिट में लैब तकनीशियन के पद पर पदोन्नति मिली। 32-33 लेरोय की अगली उन्नति उनकी अपनी पहल के माध्यम से हासिल की गई थी। 34 यह पता चलने पर कि निर्देशक विलियम डेमिल एक रोमांटिक प्रभाव पैदा करने के लिए झील पर चमकती चांदनी का भ्रम पैदा करना चाहते थे, लेरोय ने प्रयोगशाला में एक तकनीक तैयार की। मेरे मन में एक विचार आया। उस रात मैं प्रयोगशाला में देर तक रुका। मैंने 12 फीट वर्गाकार एक बड़ा लकड़ी का बक्सा लिया और उस पर टार पेपर लगाया। फिर मैंने उसमें आसुद जल भर दिया। मैंने एक स्पॉटलाइट लिया और उसे सावधानी से सेट किया ताकि पानी की सतह पर प्रकाश पड़े। मैंने स्टूडियो के पाथे कैमरों में से एक लिया, कच्ची फिल्म की आपूर्ति ढूंढी और पानी पर अपनी छद्म चांदनी की लगभग 5000 फीट की शूटिंग की। 39 लेरोय को कड़ी फटकार झेलने के बावजूद डेमिले इस प्रभाव से खुश थे और उन्होंने फिल्म में फुटेज का इस्तेमाल किया। लेरोय को तुरंत सहायक कैमरामैन के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। 36-37 कैमरे के पीछे 6 महीने बिताने के बाद लेरोय को एक भयावह स्थिति का सामना करना पड़ा जब उन्होंने कैमरे की फोकस सेटिंग को गलत तरीके से एडजस्ट किया, जिससे डेमिल प्रोडक्शन के कई दृश्यों की फुटेज खराब हो गई। लेरोय ने इसे एक भयानक गड़बड़ी के रूप में वर्णित किया, जिसके कारण 1921 में उन्हें कैमरामैन के पद से बर्खास्त कर दिया गया। 38-39 लेरोय को जल्द ही सेसिल बी. डेमिल की 1923 की महाकाव्य द 10 कमांडमेंट्स में एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में काम पर रखा गया। 40 लेरोय ने निर्देशक बनने के लिए उन्हें प्रेरित करने के लिए सेसिल बी. डेमिल को श्रेय दिया। उस युग के शीर्ष निर्देशक के रूप में डेमिल वह चुंबक थे जिन्होंने मुझे जितनी बार संभव हो सके अपने सेट पर खींचा। 41-42 लेरोय ने अपनी खुद की फिल्में बनाने के लिए आवश्यक निर्देशन तकनीकों को सिखाने के लिए डेमिल को भी श्रेय दिया। 42 लेरोय ने 1920 के दशक की शुरुआत में फिल्मों में छोटी सहायक भूमिकाओं में काम किया। युवा और छोटे कद के लेरोय 5 फीट 7 इंच 170 सेंटीमीटर और 115 पाउंड 52 किलोग्राम से थोड़ा ज्यादा को लगातार किशोर भूमिकाओं में कास्ट किया गया। 43-44 फिल्म स्टार वालेस रीड, बेट्टी कॉम्पसन और ग्लोरिया स्वानसन के साथ दिखाई दिए। फिल्म क्रोनोलॉजी टेबल देखें। उन्होंने द कोरस लेडी 1924 में ड्यूक के रूप में अपनी आखिरी भूमिका निभाई। 45-46 गैग लेखक, हास्य निर्माता और अल्फ्रेड ई. ग्रीन 1924 से 1926। द घोस्ट ब्रेकर 1922 के फिल्मांकन के दौरान बिग एक्टर लेरोय ने कई हास्य नाटकों का सुझाव दिया, जिन्हें निर्देशक अल्फ्रेड ई. ग्रीन ने फिल्म में शामिल किया। ग्रीन ने उन्हें गेट मैन के रूप में एक पद की पेशकश की। लेरोय ने याद किया, मुझे दोबारा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। यही तो मैं चाहता था, फिल्म निर्माण के रचनात्मक पहलू में शामिल होने का मौका। यह निर्देशन नहीं था, लेकिन यह नज़दीकी से आगे बढ़ना था। यह व्याख्या नहीं, आविष्कार था। मैंने बिना किसी पछतावे के अपने अभिनय करियर को छोड़ दिया। 47 फर्स्ट नेशनल पिक्चर्स में काम करते हुए लेरोय ने कई फिल्मों में कॉमेडियन कोलिन मूर के लिए चुटकुले लिखे, जिनमें सैली 1925, द डेयर टू फ्लावर 1925, वी मॉडर्न्स 1925 और एला सिंडर्स 1926 शामिल हैं। लेरोय ने मूर के अभिनय सलाहकार और विश्वासपात्र के रूप में काम किया। 1927 में उनके पति जॉन मैककॉर्मिक, जो हॉलीवुड में फर्स्ट नेशनल के स्टूडियो प्रमुख थे, ने लेरोय से मूर को पेगो माई हार्ट के एक संस्करण में निर्देशित करने के लिए कहा। जब परियोजना रद्द कर दी गई, तो स्टूडियो के अध्यक्ष रिचर्ड ए. रोलैंड ने मूर की वकालत करते हुए लेरोय को मैरी एस्टोर और लॉयर ह्यूजेस अभिनीत एक कॉमेडी नो प्लेस टू गो निर्देशित करने के लिए अधिकृत किया और लेरोय के फिल्म निर्माण करियर की शुरुआत 27 साल की उम्र में की। 48-49-50 फर्स्ट नेशनल पिक्चर्स, ध्वनि में परिवर्तन
1927 से 1930। मर्विन लेरोय बटा एल.आर. बटा 15 अक्टूबर 1900, 13 सितंबर 1987 एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक और निर्माता थे। 1930 के दशक के दौरान वे वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो में किफ़ायती और प्रभावी फिल्म निर्देशन के दो महान चिकित्सकों में से एक थे। दूसरे उनके सहयोगी माइकल कर्टिस थे। वार्नर में अपने कार्यकाल के दौरान लेरोय की सबसे प्रशंसित फिल्मों में लिटिल सीजर 1931, आई एम ए फ्यूजिटिव फ्रॉम ए चेन गैंग 1932, गोल्ड डिगर्स ऑफ 1933 और दे वॉन्ट फॉरगेट 1937 शामिल हैं। 2-3 लेरोय ने वार्नर को छोड़ दिया और निर्देशक और निर्माता दोनों के रूप में सेवा करने के लिए 1939 में मेट्रो गोल्डविन मेयर स्टूडियो चले गए। उन्हें 1939 की फिल्म द विजार्ड ऑफ ओज के लिए जाना जाता है। कैर प्रारंभिक जीवन। लेरोय का जन्म 15 अक्टूबर 1900 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में हुआ था। वे एडना नी आर्मर और एरी लेरोय, जो एक संपन्न डिपार्टमेंट स्टोर के मालिक थे, की इकलौती संतान थे। 5 उनके माता-पिता दोनों के परिवार पूरी तरह से घुल-मिल गए थे। कई पीढ़ियों से वे बे एरिया में रह रहे थे। लेरोय ने अपने रिश्तेदारों का वर्णन इस प्रकार किया: पहले सैन फ्रांसिस्को के लोग, दूसरे अमेरिकी, तीसरे यहूदी। 6, 7, 8 लेरोय की मां सैन फ्रांसिस्को के प्रमुख वाडेविल स्थलों और फियम और अल्काजर में अक्सर उपस्थित रहती थीं, अक्सर थिएटर के कर्मियों के साथ मेलजोल करती थीं। उन्होंने 6 वर्षीय लेरोय को 1906 में द स्क्वायर मैन के स्टेज प्रोडक्शन में मूल अमेरिकी पपोज के रूप में काम करने की व्यवस्था की। लेरोय ने वाडेविल में अपनी शुरुआती रुचि का श्रेय मेरी मां के इसके प्रति आकर्षण और अपने चचेरे भाइयों जेसीएल लास्की और ब्लैंच लास्की को दिया, जो लेरोय की युवावस्था के दौरान वाडेविलियन थे। 9 लेरोय के माता-पिता 1905 में अचानक अलग हो गए, जिसके कारण उनके बेटे को नहीं बताए गए। वे कभी फिर से एक नहीं हुए और उनके पिता एरी ने लेरोय को अकेले ही पाला। उनकी मां पर्सी टीपल, एक ट्रैवल एजेंट और पूर्व पत्रकार के साथ ओकलैंड, कैलिफोर्निया चली गई, जो बाद में 1916 में एरी लेरोय की मृत्यु के बाद लेरोय के सौतेले पिता बन गए। लेरोय बचपन में अपनी मां से मिलने जाते थे, उन्हें एक दादा-दादी या एक पसंदीदा चाची के रूप में देखते थे। 10, 11, 12 लेरोय आर्मर परिवार की किंवदंती कहती है कि नवजात शिशु को रसोई की मेज पर जन्म दिया गया था और उसका वजन केवल 2.5 पाउंड था। उसे टर्की भूनने वाले पैन में रखा गया था और उसके बचने की संभावना को बेहतर बनाने के लिए उसे गर्म ओवन में रखा गया था। जिस डॉक्टर ने इस प्रक्रिया की सलाह दी थी, उसने लेरोय के माता-पिता को चेतावनी दी थी, हालांकि सुनिश्चित करें कि आंच बहुत कम हो। 13 1906 में सैन फ्रांसिस्को में आए भूकंप और आग ने शहर को तबाह कर दिया था, जब लेरोय 5.5 साल के थे। जब सुबह सुबह भूकंप आया, तो वह दूसरी मंजिल पर अपने बिस्तर पर सो रहे थे, जिससे घर छह गया। न तो लेरोय और न ही उनके पिता को गंभीर शारीरिक चोट लगी। उनके पिता की आयात-निर्यात की दुकान पूरी तरह से नष्ट हो गई। लेरोय के मन में शहर की तबाही की ज्वलंत छवियां बनी रही। 1906 के सैन फ्रांसिस्को भूकंप और आग के बाद का हवाई दृश्य मेरी स्मृति चित्रों का एक बहुरूप दर्शक है। मैंने हमेशा दृश्य शब्दों में सोचा है, और जब मैं 18 अप्रैल 1906 की उस सुबह को याद करता हूँ, तो मेरे दिमाग में दुखद चित्रों का एक एल्बम दिखाई देता है। कई साल बाद क्वो वादिस में मैंने रोम के जलने की तस्वीरें खींची और मैंने सैन फ्रांसिस्को के जलने की अपनी यादों को एक गंभीर मॉडल के रूप में चित्रित किया। 15 लगभग गरीबी में डूबे पिता और पुत्र अगले 6 महीनों तक प्रेसिडियो में सैन्य संचालित टेंट शहर में विस्थापित व्यक्तियों के रूप में रहे। बड़े लेरोय ने हिंज पिकल कंपनी के लिए सेल्समैन के रूप में काम प्राप्त किया, लेकिन उनके व्यावसायिक घाटे ने उन्हें एक पराजित व्यक्ति बना दिया था। युवा लेरोय इस दर्दनाक घटना से गर्व की भावना के साथ उभरे कि वे इस कठिन परीक्षा से बच गए थे और इसे सौभाग्य के रूप में मानते थे। मेरे जीवन में सबसे बड़ी बात भूकंप थी, इसने मेरी जिंदगी बदल दी, इससे पहले कि मैं जानता कि मेरा भी कोई जीवन है। 12 साल की उम्र में औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने की कम संभावनाओं और अपने पिता की आर्थिक तंगी के कारण लेरोय एक न्यूज़ बॉय बन गए और अपना पहला पैसा कमाया। उनके पिता ने इस प्रयास में उनका साथ दिया। 17 लेरोय ने चाइनाटाउन, बारबरी कोस्ट, रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट और फिशरमैन वार्फ सहित प्रतिष्ठित स्थानों पर समाचार पत्र बेचे, जहां उन्होंने शहर में जीवन की वास्तविकताओं के बारे में शिक्षा प्राप्त की। मैंने सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पर जीवन को वास्तविक रूप में देखा।
मैं पुलिस और वेश्याओं और पत्रकारों और बारटेंडरों और चीनी लोगों और वाणिज्यिक मछुआरों और दुकानदारों से मिला। मैं उन सभी को जानता था कि वे कैसे सोचते हैं और कैसे प्यार करते हैं और कैसे नफरत करते हैं। जब मेरे लिए मोशन पिक्चर्स बनाने का समय आया तो मैंने ऐसी फिल्में बनाई जो वास्तविक थी, क्योंकि मैं जानता था कि वास्तविक लोग कैसे व्यवहार करते हैं। वाडेविल में किशोर कार्य 1914 से 1923। अल्काज़र थिएटर के पास अखबार बेचते समय लेरोय को स्टेज स्टार थियोडोर रॉबर्ट्स ने देखा। 14 साल की उम्र में एक आकर्षक युवा लेरोय को 1914 में बारबरा फ्रीची के स्टेज प्रोडक्शन में एक छोटी सी भूमिका के लिए नियुक्त किया गया था। उस प्यारे एहसास दर्शकों की स्वीकृति से संतुष्ट होकर उन्होंने ओकलैंड में लिबर्टी थिएटर के 7 प्रस्तुतियों में प्रदर्शन किया। टॉम सॉयर और लिटिल लॉर्ड फांटलरॉय में मुख्य किशोर भूमिकाएं निभाईं। 1920 चैपलिन प्रतिरूपणकर्ता। 14 साल की उम्र में लेरोय ने सैन फ्रांसिस्को क्षेत्र में कई फिल्म सेटों पर उभरते स्क्रीन स्टार चार्ली चैपलिन को ध्यान से देखा। इन अध्ययनों से लेरोय ने कॉमेडियन की एक व्यंग्यात्मक रचना तैयार की और स्थानीय शौकिया सर्किट पर उनकी नकल को निखारा। 1915 में उन्होंने एक प्रतियोगिता जीती जिसमें पेंटेज थिएटर में लगभग 1000 चैपलिन नकलची शामिल हुए। उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन ने उन्हें पनामा पैसिफिक इंटरनेशनल एक्सपोजिशन में चाइनाटाउन बाय नाइट शीर्षक वाले सिड ग्रूमन के वाडेविल शो में द सिंगिंग न्यूज बॉय के रूप में स्थान दिलाया। 1916 में उनके पिता की मृत्यु हो गई, जिससे 15 वर्षीय लेरोय को अपना वित्तीय समर्थन स्वयं प्रदान करने की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। 22-23 लेरोय और कूपर 2 किड्स एंड ए पियानो 1916 से 1919। लेरोय ने 1974 में अपने संस्मरण में बताया कि जब 1936 आया तब तक मैं अपनी गति कुछ हद तक धीमी कर चुका था। असेंबली लाइन की रणनीति कुछ साल पहले की पीसने वाली विधियां खत्म हो चुकी थी। मैं धीमी गति से काम कर रहा था, फिल्म पर अधिक सुंदरता हासिल करने की कोशिश कर रहा था, सिनेमाई पूर्णता की तलाश कर रहा था। 110 वार्नर ब्रदर्स में निर्माता निर्देशक 1936 से 1938। 1936 में वार्नर ने लेरोय को निर्देशन और निर्माण दोनों का काम सौंपना शुरू किया। लेरोय ने 3 Men on a Horse 1936 में निर्माता निर्देशक के रूप में काम किया, जो फ्रैंक मैकह्यू द्वारा अभिनीत एक पागल कॉमेडी थी और ग्रूचो मार्क्स द्वारा संलिखित एक पटकथा थी। इसके बाद 1937 में द किंग एंड द कोरस गर्ल आई, जिसमें फ्रांसीसी अभिनेता फर्नांड ग्रेवेट ने अभिनय किया। दोनों फिल्मों में जॉन ब्लोंडेल ने सह-अभिनय किया। 111, 112, 113 लेरोय ने निर्देशक जेम्स व्रेल की द ग्रेट गैरिक 1937 का भी निर्माण किया, जो ब्रायन अहर्ने के साथ एक ऐतिहासिक कॉमेडी थी, जिन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी अभिनेता की भूमिका निभाई थी। 114 वे नहीं भूलेंगे 1937 लेरोय की 30 के दशक की प्रतिष्ठा एक निर्देशक के रूप में आज 2 फिल्मों पर टिकी हुई है। वे वॉन्ट फॉरगेट 1937 और एडवर्ड जी रॉबिन्सन की फिल्म लिटिल सीजर 1931, फिल्म इतिहासकार जॉन बैक्सटर 115। वार्नर के लिए लेरोय की अंतिम फिल्म वे वॉन्ट फॉरगेट 1937 थी, जो वार्ड ग्रीन के उपन्यास डेथ इन द डीप साउथ 1936 पर आधारित लिंच कानून का एक कठोर अभियोग था। 116 आलोचक किंग्सले कैनहम के अनुसार ट्रैकिंग और लोएंगल शॉट्स, ओवरहेड कंपोजिशन, क्लोजअप और डिसल्व को संभालने वाले लेरोय के पास एक दृश्य शक्ति है जो आधुनिक दर्शकों के लिए अपना प्रभाव बनाए रखती है। 117 लिंचिंग की लेरोय की अप्रतिबंधित निंदा मानवद्वेष को खारिज करती है और धार्मिक क्रोध का स्वर अपनाती है, जिसमें भीड़ कानून के भड़काने वालों के लिए कोई माफी नहीं है। 118 लेरोय 1938 में प्रोडक्शन के प्रमुख के रूप में एमजीएम में जाने के लिए तैयार थे, स्टूडियो के लुइस बी मेयर के भरपूर समर्थन के साथ, जहां लेरोय खुद को 40s सिनेमा में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित करेंगे। 119 वार्नर छोड़ने से पहले लेरोय ने अपनी अंतिम फिल्म फूल्स फॉर स्कैंडल 1938 का निर्देशन और निर्माण किया, जो स्टूडियो का दूसरा और असफल प्रयास फ्रांसीसी अभिनेता फर्नांड ग्रेवेट के अमेरिकी फिल्म कैरियर को लॉन्च करने का था। कॉमेडियन कैरोल लोम्बार्ड ने सह-अभिनय किया। 120 इंटरल्यूड निर्माता के रूप में एमजीएम 1938 से 1939।
लेरोय एमजीएम में इस उम्मीद के साथ पहुंचे थे कि वह अपना करियर स्टूडियो के मुख्य उत्पादन कार्यकारी के रूप में समाप्त करेंगे। 121 उनके पहले कार्य मामूली थे। 122 ड्रामेटिक स्कूल 1938 रॉबर्ट बी सिंक्लेयर, लुइस रेनर और पोलेट गोडार्ड अभिनीत एक रोमांटिक ड्रामा और एमजीएम में लेरोय की पहली फिल्म। जीवनी लेखक जॉन बैक्सटर रेनर के सुसंगत, मार्मिक और सत्यनिष्ठ अभिनय का श्रेय निर्माता लेरोय को देते हैं और यह फिल्म निर्माताओं के समृद्ध 30वें दशक के करियर के लिए उपयुक्त है। 123 124 स्टैंड अप एंड फाइट 1938 W.S. वैन डाइक वेलेस बीरी की फिल्म, जिसमें रॉबर्ट टेलन और फ्लोरेंस राइस थे। पटकथा को क्राइम फिक्शन लेखक जेम्स एम केन और जेन मर्फिनबूथ टार्किंगटन के उपन्यास कैथरीन हेपबर्न की फिल्म एलिस एडम्स 1935 का रूपांतरण लिखा था। 125 एट द सर्कस 1938 एडवर्ड बजेल मार्क्स ब्रदर्स कॉमेडी। 126 एमजीएम के प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव के रूप में लेरोय की आखिरी फिल्म एल फ्रैंक बॉम की बच्चों की किताब द विजार्ड ऑफ ओज का रूपांतरण थी। 127 द विजार्ड ऑफ ओज 1939 उदास स्माइली महानतम कृति निर्माण। लेरोय लंबे समय से फ्रैंक बॉम की किताबों को फिल्म में ढालना चाहते थे और याद करते हुए कहते हैं कि यह सपना तब तक एक सपना ही बना रहा जब तक कि मैं एमजीएम में नहीं पहुंच गया और लुई बी मेयर ने मुझसे पूछा कि मैं क्या बनाना चाहता हूँ। द विजार्ड ऑफ ओज। मैंने कहा, वह दुखी या परेशान या कुछ भी नहीं दिखे। ठीक है, उन्होंने कहा, करो। 128 1938 में लेरोय ने द वंडरफुल विजार्ड ऑफ ओज 1900 का फिल्मी संस्करण प्रस्तावित किया। लुइस बी मेयर ने सैमुअल गोल्डविन से $50,000 में संपत्ति के अधिकार खरीदे। मेयर ने लेरोय की भूमिका को निर्माता तक सीमित कर दिया और अंततः विक्टर फ्लेमिंग को श्रेय निर्देशक के रूप में सूचीबद्ध किया गया। लेरोय ने परियोजना के दायरे को याद किया। तैयारियां बहुत बड़ी थीं। ऐसा पहले कभी नहीं किया गया था। कला निर्देशक सेड्रिक गिबन्स और विलियम ए होर्निंग ने सेट का एक मॉडल बनाया जो 1/4 वास्तविक आकार का था। अकेले इसे पूरा करने में महीनों लग गए और कुछ आंकड़े दिमाग को चकरा देते हैं। जब पूरा सेट बनाया गया तो इसने स्टूडियो बैकलॉट के 25 एकड़ को कवर किया। हमारे पास तस्वीर में 65 अलग अलग सेट थे और उनमें से प्रत्येक को पूरी तरह से कपड़े और कड़ी मेहनत से बनाया गया था। 129 मैं एक चेन गैंग से भगोड़ा हूँ 1932। वार्नर ब्रदर्स की 1930 के दशक की सबसे विस्फोटक सामाजिक आलोचना लेरोय की आई एम ए फ्यूजिटिव फ्रॉम ए चेन गैंग में दिखाई दी, जिसमें जॉर्जिया में कठोर दंड संहिताओं का नाटकीय चित्रण किया गया और पॉल मुनी ने शिकार किए गए भगोड़े जेम्स एलन की भूमिका निभाई। 78 79 80 इतिहासकार जॉन बैक्सटर का मानना है कि कोई भी निर्देशक अपनी फिल्म को लेरोय की तरह इतने ठंडे नोट पर खत्म करने में कामयाब नहीं हुआ है। मुनी का फरार अपराधी, जिसे अयूठे तौर पर कठोर श्रम की सजा सुनाई गई थी, एक छुपे हुए शिकार में बदल जाता है। अपनी अलग हो चुकी प्रेमिका द्वारा पूछे जाने पर कि तुम कैसे रहते हो, वह फुसफुसाता है, मैं चोरी करता हूँ, और रात में वापस चला जाता है। 81 मुनी ने एलाइन मैकमोहन के साथ द वर्ल्ड चेंजेस 1933 और ग्लेंडा फेरेल के साथ हाय नेली 1934 में लेरोय के साथ प्रभावी ढंग से काम करना जारी रखा। 82 83 84 बहुमुखी प्रतिभा वाले लेरोय ने वार्नर ब्रदर्स में कठोर और विदूषक दोनों तरह के किरदार निभाए। उनकी हार्ड टू हैंडल 1933 में जेम्स कैग्नी ने एक तेजतर्रार और बेरहम बेईमान खग की भूमिका निभाई, जो अक्सर हास्य प्रभाव के लिए होती है। उनकी 1933 की फिल्में टगबोट एनी, लेरोय के साथ एमजीएम कोरिन पर, मैरी द्रेसलर और एल्मर द ग्रेट के साथ, 3 फिल्मों में से अंतिम जो लेरोय ने कॉमिक जोई ब्राउन के साथ बनाई थी, निर्देशक की गैंगस्टर मेलोड्रामा के विपरीत है। 85 86 लेरोय की सामाजिक थीम वाली कहानी उनके 3 ऑन ए मैच 1932 में स्पष्ट है, जो 3 युवतियों के भाग्य का अनुसरण करती है, एक स्टेनोग्राफर, एक शोगर्ल और एक सोशलाइट, जिन्हें क्रमशः बेट्टे डेविस, जोन ब्लोंडेल और एन डवोरक ने निभाया है। उनके कुशल परिवर्तन और क्रॉसकटिंग उनके पात्रों के सामाजिक उत्थान और पतन में त्वरित और प्रभावी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। गंदे बैकस्ट्रीट और सस्ते मोतलों का निर्दयी माहौल इसे चित्र का विषय बनाए बिना एक अंतर्निहित सामाजिक आलोचना के रूप में कार्य करता है। 87
द गोल्ड डिगर्स ऑफ 1933। 1933 1933 का संगीत में गोल्ड डिगर्स उस शैली के उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है जिसे वार्नर ब्रदर्स ने 30 के दशक में रिलीज किया था। 88 जबकि कोरियोग्राफर बुस्बी बर्कले द्वारा अवास्तविक, ज्यामितीय, अक्सर कामुकता से भरे नृत्य मंचन चित्र पर हावी ऐश, इतिहासकार जॉन बैक्सटर के अनुसार वार्नर के संगीत में इतने प्रतिष्ठित थे कि बर्कले के नृत्य निर्देशन की किसी भी चर्चा के बाहर विचार करने लायक है। 1933 का गोल्ड डिगर्स निश्चित रूप से इस तरह के ध्यान का हकदार है। 89 केवल अवसाद युग के पलायनवाद से अधिक की पेशकश करते हुए संगीत में प्रथम विश्व युद्ध के दिग्गजों की सामूहिक बेरोजगारी को दर्शाता है और वाशिंगटन डीसी में तत्कालीन हाल ही में बोनस आर्मी विरोध प्रदर्शनों का संकेत देता है जिन्हें पुलिस और अमेरिकी सेना इकाइयों द्वारा दबा दिया गया था। फिल्म अंधेरे और निराशावादी नंबर रिमेंबर माई फॉरगॉटन मैन के साथ समाप्त होती है। 90 लिटिल सीजर से लेकर जिप्सी तक ले रॉय ने अपनी सहज अश्लीलता को एक व्यक्तिगत शैली में बदल दिया है। जब तक उन्हें एक गंभीर कलाकार के रूप में गलत नहीं समझा जाता तब तक ले रॉय मनोरंजक हो सकते हैं। एंड्रयू सैरिस द अमेरिकन सिनेमा 1968 91 लेरोय का हास्य तत्वों पर नियंत्रण और कठोर नायिकाओं रूबी कीलर, जोन ब्लोंडेल, एलाइन मैकमोहन और जिंजर रोजर्स से संपन्न कलाकारों का उनका निर्देशन बर्कले के कोरियोग्राफ किए गए नंबरों से मुक्त होने पर भी स्टैंडअलोन मनोरंजन प्रदान करेगा। 92 93 मैकमोहन जो क्रूर ट्रिक्सी की भूमिका निभाती है को बाद में लेरोय की नाटकीय हीट लाइटनिंग 1934 के लिए मुख्य हत्यारे के रूप में चुना गया, एक ऐसी तस्वीर जो निर्देशक आर्ची मेयो की द पेट्रीफाइड फॉरेस्ट 1936 को दर्शाती है। 94 95 96 लेरोय ने 1934 में वार्नर के लिए ए पिनेस अहेड नामक एक संगीतमय कॉमेडी बनाई जिसमें जोसेफिन हचिंसन ने मुख्य भूमिका निभाई जो एक समाज की उत्तराधिकारी है जो डिक पोवेल द्वारा अभिनीत एक खिड़की धोने वाले को लुभाती है। 97 1935 द लैम्प्स ऑफ चाइना, स्वीट एडिलीन, पेज मिस ग्लोरी और आई फाउंड स्टेला पेरिश के लिए तेल। एलिस तिस्टेल होबार्ट उपन्यास का एक रूपांतरण ऑयल फॉर द लैम्प्स ऑफ चाइना चीन में एक अमेरिकी तेल कंपनी की जांच है जो एक महत्वाकांक्षी कंपनी के आदमी के साथ उसके पितृसत्तात्मक और अपमानजनक व्यवहार पर केंद्रित है जिसका किरदार पैट ओब्रायन ने निभाया है। जोसेफिन हचिंसन ने उनकी लंबे समय से पीड़ित पत्नी का किरदार निभाया है। लेरोय ने माहौल को विकसित करने और ओब्रायन के संघर्ष को व्यक्त करने के लिए असेंबल सेटिंग्स में संरचनात्मक समानताएं, काइरोस्कोरो लाइटिंग और संगीत में लेटमोटिव्स की सिनेमाई तकनीकों को प्रभावी ढंग से नियोजित किया जो उनके प्रतिशोध में समाप्त होता है। 98 99 100 लेरोय 1935 में स्टेज प्रोडक्शन के फिल्म रूपांतरण के साथ हल्की कॉमेडी और रोमांस में लौट आए। 1929 जेरोम कर्न और ऑस्कर एमरस्टीन टू नाटक जिसमें आइरीन डन ने अभिनय किया। उसके बाद मैरियन डेविस वाहन पेज मिस ग्लोरी हर्स्ट के कॉस्मोपॉलिटन पिक्चर्स के लिए फिल्माया गया और आई फाउंड स्टेला पेरिश जिसमें के फ्रांसिस ने एक भावुक टूर डी फोर्स प्रदर्शन किया। 101 102 103 एंथनी एडवर्ड्स 1936 हार्वे एलन द्वारा लिखित लोकप्रिय 1200 पेज के ऐतिहासिक रोमांस पर आधारित वार्नर की एंथनी एडवर्ड्स 1936 लेरोय की अब तक की सबसे प्रतिष्ठित परियोजना थी। नेपोलियन युग के दौरान सेट की गई विशाल और बोझिल पिकरेस कहानी का केवल 2/3 हिस्सा ही स्क्रीन पर दिखाया गया है। एक सीक्वल की योजना बनाई गई थी लेकिन उसे छोड़ दिया गया। 104 105 परियोजना का विशाल पैमाना प्रभावशाली बना हुआ है और लेरोय की उच्च उत्पादन मूल्यों वाली फिल्म को संभालने की क्षमता जिसमें मेट्रो जैसी चमक थी ने उन्हें मेट्रो गोल्डविन मेयर में एक सुरक्षात्मक कार्यकारी निर्माता बनने के लिए प्रेरित किया। 106 107 बड़े कलाकारों के जीवंत प्रदर्शन जिसमें फ्रेडरिक मार्च, ओलिविया डी एविलैंड, क्लाउड रेंस, अनीता लुइस और गेन सोंडेरगार्ड शामिल थे। साथ ही लेरोय की तकनीकी उत्कृष्टता के कारण 5 अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए। 108 109 नो प्लेस टू गो 1927 के साथ उनकी सफलता के बाद कॉमेडी और जैज बेबी ड्रामा की एक श्रृंखला आई जिसने अभिनेत्री एलिस वाइट के लिए वाहन का काम किया और लेरोय को निर्देशक के रूप में अपने कौशल को निखारने का मौका दिया।
मूक फिल्म युग के अंतिम वर्षों में उनके विपुल उत्पादन में आर्थर लेक के साथ हेरोल्ड टीन और कोलिन मूर के साथ और के जैसी बॉक्स ऑफिस सफलताएं शामिल थीं। 51, 52, 53। वार्नर ब्रदर्स ने 1925 में फर्स्ट नेशनल को एक सहायक स्टूडियो के रूप में अधिग्रहित कर लिया और निर्माता जैक वार्नर बाद के वर्षों में लेरोय के गुरु और ससुर बन गए। 54, 55। लेरोय को अपनी पहली ध्वनि चित्र प्रस्तुति नॉटी बेबी 1929 का बेसब्री से इंतजार था। 1929 में मेरी 5वीं फिल्म ध्वनि के साथ मेरी पहली फिल्म थी। मैं बोलती फिल्मों के प्रयोगों को बहुत उत्साह से देख रहा था। मंच और वाडेविल के एक अनुभवी के रूप में मैं बोले गए और गाए गए शब्दों का मूल्य जानता था। मैं संवाद समझता था क्योंकि मैं एक अभिनेता था। मैं तब तक इंतजार नहीं कर सकता था जब तक कि मुझे बोलती फिल्म निर्देशित करने का मौका न मिले। 56। फर्स्ट नेशनल में लेरोय के शुरुआती निर्देशन प्रयास काफी हद तक कॉमेडी तक ही सीमित थे। इस अवधि की उनकी फिल्मों में जॉन गिलबर्ट के साथ जेंटलमैन्स फेट 1931 MGM स्टूडियो में फिल्माई गई, ग्लोरिया स्वानसन के साथ टुनाइट और नेवर 1931, विलियम पॉवेल और एवलिन ब्रेंट के साथ एक प्रोटोस्क्रूबल कॉमेडी हाई प्रेशर और जो स्मिथ्स के साथ द हार्ट ऑफ न्यूयॉर्क 1932 शामिल है। वार्नर ब्रदर्स 1930 से 1939। लेरोय ने वार्नर स्टूडियो में जबरदस्त उत्पादकता और आविष्कारशीलता का दौर शुरू किया और 30 के दशक की कुछ सबसे शानदार और महत्वाकांक्षी फिल्में बनाईं। वार्नर में उनके एकमात्र प्रतिद्वंद्वी साथी निर्देशक माइकल कर्टिस थे। फिल्म इतिहासकार जॉन बैक्सटर ने टिप्पणी की, वार्नर की फिल्में सिनेमाई यांत्रिकी में सबसे बेहतरीन किफायती अभ्यास थीं जिसकी हॉलीवुड में क्षमता थी। कला या मनोरंजन के रूप में उन पर कोई चर्बी नहीं थी। फिल्म निर्माण के उपकरण के रूप में यह दो महान निर्देशकों मर्विन लेरोय और माइकल कर्टिस के हाथों में सबसे अच्छा काम करता था। 57। ग्रेट डिप्रेशन द्वारा निर्मित स्टूडियो के प्रतिस्पर्धी क्रूसिबल में लाभदायक मनोरंजन की मांग करते हुए लेरोय ने दशक के दौरान 36 चित्रों का निर्देशन किया। कर्टिस ने उसी अवधि के दौरान आश्चर्यजनक रूप से 44 फीचर फिल्में बनाईं। बैक्सटर आगे कहते हैं, कोई भी प्रतिभा इस तरह के दबाव में बदलाव के बिना काम नहीं कर सकती। 58, 59। वार्नर ब्रदर्स द्वारा पसंद की जाने वाली फिल्मों का सामाजिक परिप्रेक्ष्य इसके मुख्य प्रतिद्वंद्वियों से अलग था। मेट्रो गोल्डविन मेयर MGM अपनी तकनीकी उत्कृष्टता के लिए निर्विवाद था जिसका उद्देश्य मध्यम वर्ग के स्वाद की सेवा करना था और पैरामाउंट स्टूडियो को इसकी परिष्कृत संवाद और बारोक सेटिंग्स के लिए पहचाना जाता था जो यूरोपीय संवेदनाओं को पूरा करती थी। 60। इसके विपरीत वार्नर ब्रदर्स की फिल्मों में कामकाजी वर्गों को आकर्षित करने वाले विषय थे। 61। लेरोय के जीवनी लेखक किंग्सले कैनहम लिखते हैं, वार्नर की सामग्री की सामयिकता और कामकाजी वर्गों के लिए इसकी सीधी अपील इसे अन्य स्टूडियो से अलग करती है। MGM या पैरामाउंट के परिष्कार की तुलना में उनकी फिल्मों में जो चमक की कमी थी उसकी भरपाई उनकी रोजमर्रा की सामग्री की प्रस्तुति से पर्याप्त रूप से हो गई। कामकाजी वर्ग लोगों, स्थितियों और परिवेश से अपनी पहचान बना सकता था। 62। लेरोय का 30 के दशक की शुरुआत में उत्पादन असाधारण था। निर्देशक स्टूडियो में फिल्म निर्माण की दर की पुष्टि करते हैं। अगर कर्टिस की खराब फिल्में निराशाजनक हैं तो लेरोय की असफलताएं देखना असंभव है। जब उनकी शुरुआती अवधारणा दोषपूर्ण थी या भारी भरकम स्क्रिप्टिंग के कारण विफल हो गई थी तो वे हेनरी किंग की तरह ही अपने सबसे खराब समय में भी नीरस हो सकते थे। लेरोय को बनाए रखने के लिए एक दृढ़ केंद्रीय विषय की आवश्यकता थी जो उनकी परिकल्पना के लिए एक ठोस आधार था और जब उनके पास यह था तब उनकी फिल्में कम से कम कर्टिस द्वारा छुई गई ऊंचाइयों तक पहुंचीं। जीवनी लेखक जॉन बैक्सटर, उनकी हॉलीवुड इन द 30s 1970 से 63। जब दुनिया मंदी से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रही थी मैंने एक के बाद एक फिल्में बनाईं। यह मेरे लिए और सामान्य रूप से हॉलीवुड के लिए जबरदस्त गतिविधि का दौर था। मैंने खुद को अपने काम में झोंक दिया, हमें मांग को पूरा करने के लिए काम करते रहना था। जनता फिल्मों के लिए अपनी भूख में बहुत ज्यादा थी। पड़ोस के थिएटरों में डबल फीचर थे और बिल आमतौर पर हफ्ते में 2 बार बदलता था। इसका मतलब है कि वे हफ्ते में 4 नई फिल्में दिखा रहे थे, साल में 208, और यह सिर्फ एक थिएटर था। कॉन्सेप्ट। लेरोय ने पीछे मुड़कर देखा तो स्वीकार किया कि मैंने उन्हें इतनी बार और इतनी तेजी से शूट किया कि वे मेरी स्मृति में एक साथ मिल गए। कॉन्सेप्ट। 65। लेरोय के सामाजिक यथार्थवाद ने भ्रष्ट राजनेताओं, बैंकरों और बेकार अमीरों का मजाक उड़ाया, जबकि
कड़ी मेहनत करने वाली कोरस लड़कियों, टैक्सी ड्राइवरों और बेलहॉप्स के डिप्रेशन युग के अनुभवों का जश्न मनाया, जो न्यूयॉर्क के झगड़े में अपना गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। चमक और पॉलिश को बेकार दिखावा माना जाता था। 66-67 गैंगस्टर शैली, लिटिल सीजर, 1930। दया की माँ, क्या यह रिको का अंतिम शब्द है? लिटिल सीजर में काल्पनिक माफिया सरगना एनरिको बैंडेलो के प्रतिष्ठित अंतिम शब्द। 68-69 लेरोय ने पहली बार कॉमेडी रोमांस थीम वाली फिल्मों से अपने नाटक नंबर्ड मैन, 1930 के साथ अलग राय पकड़ी, जो सैन क्वेंटिन जेल में फिल्माए गए अपराधियों के चरित्र का अध्ययन था। जोसेफ वॉन स्टर्नबर्ग की मूक क्लासिक अंडरवर्ल्ड, 1927 के साथ आपराधिक तत्वों के चित्रण को लोकप्रियता मिली थी, जो उनके अकेले बायरोनिक गैंगस्टर बुल वीड का एक काल्पनिक उपचार था। 70-71 गैंगस्टर फिल्म को एक शैली के रूप में तब तक हासिल नहीं किया गया था जब तक कि लेरोय की 1930 की लिटिल सीजर, जिसमें एडवर्ड जी. रॉबिन्सन ने अभिनय किया था, पहली बार हॉलीवुड द्वारा आपराधिक दुनिया की क्रूर वास्तविकता का वर्णन करने का कोई वास्तविक प्रयास नहीं किया गया था। 72 लेरोय की लिटिल सीजर ने संगठित अपराध पर बाद की फिल्मों की प्रतीकात्मकता स्थापित की, जिसमें पारिवारिक वफादारी के पदानुक्रम और आपराधिक करियर को आगे बढ़ाने में हिंसा के कार्य पर जोर दिया गया। 73 रॉबिन्सन के रिको के लेरोय के कुशल सिनेमाई संचालन ने शुरुआती दर्शकों की प्रतिक्रिया को चरित्र के हत्याकांड के प्रति घृणा से क्रमिक रूप से अनिच्छुक प्रशंसा में बदल दिया, जो गैंगस्टर की पिछली गली में उसकी घिनौनी मौत को देखते हुए सहानुभूति का एक उपाय प्रदान करता है। 71 लेरोय ने 1930 में अपने विषय की सामयिकता को याद किया। अल कैपोन एक घरेलू नाम था और सेंट वेलेंटाइन डे नरसंहार सिर्फ 1 साल पहले हुआ था। 75 लेरोय ने 5 स्टार फाइनल, 1931 टैब्लॉइड पत्रकारिता का पर्दाफाश और 2 सेकंड्स, 1932 एक मौत की सजा पाए कैदी की दुष्ट और निराश चेतावनी भरी कहानी, जिनमें से प्रत्येक में रॉबिन्सन ने मुख्य भूमिका निभाई थी, के साथ तेज गति और सक्षम रूप से निष्पादित सामाजिक टिप्पणी और मनोरंजन देने के लिए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। 76-77 लेरोय ने कहा कि चित्र तैयार करने में 6 महीने लगे, इसे शूट करने में 6 महीने लगे और फिर संपादन और स्कोरिंग के लिए एक लंबा पोस्ट प्रोडक्शन शेड्यूल। कुल मिलाकर द विजार्ड ऑफ ओज को बनाने में कई महीने लगे। 130 हालांकि लेरोय प्रति सप्ताह $3,000 प्रति वर्ष $6 लाख कमा रहे थे, द विजार्ड ऑफ ओज को पूरा करने के बाद उन्होंने निर्देशन में लौटने के लिए अपने अनुबंध से मुक्ति का अनुरोध किया और मेयर ने इसका अनुपालन किया। 131-132 मैं जल्दी ही अपनी नई नौकरी निर्माता के रूप में से निराश हो गया। मैंने पाया कि मैं कार्यकारी की डेस्क पर हुएला रहा था। यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि फिल्म व्यवसाय का मजा वास्तविक निर्देशन में था। MGM में आने के लगभग 1 साल बाद मैं मेयर के पास गया और कहा कि मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। 133 लेरोय ने MGM में निदेशक के रूप में प्रति सप्ताह $4,000 के वेतन में कटौती स्वीकार कर ली और फिर कभी केवल निर्माता के रूप में काम नहीं किया। 134 MGM में निदेशक 1940 से 1949। 1939 में यूरोप में युद्ध की शुरुआत ने हॉलीवुड फिल्म उद्योग में चिंता पैदा कर दी, क्योंकि विदेशी फिल्म बाजार सिकुड़ गया और ग्रेट ब्रिटेन में मुद्रा प्रतिबंध बढ़ गए। हॉलीवुड स्टूडियो ने वेतन में कटौती लागू की और फिल्म सामग्री पर सीमाएं लगाई गईं, खासकर MGM में। फिल्म इतिहासकार चार्ल्स हाइम और जोएल ग्रीनबर्ग ने इन घटनाक्रमों का वर्णन लगभग दशक के अंत तक जारी रहने के रूप में किया है। मेट्रो में विचार यह था कि दिल टूटने की स्थिति में शामिल अच्छे लोगों पर ध्यान केंद्रित किया जाए, जो आखिरकार एक दूसरे की बाहों में अपनी खुशी ढूंढते हैं, और यह सब एक आदर्श और एंटीसेप्टिक सुंदरता की सेटिंग में। धूप और चिंत और कबूतरों से भरा इंग्लैंड, सफेद बारों से भरा अमेरिका और दरवाजे के चारों ओर रैम्बलर गुलाब आविष्कारकों और सुधारकों की जीवनी आशावादी आकर्षण से चमकती थी। 135 आलोचक एंड्रयू सरिस ने भावुक धर्मनिष्ठता और अनुरूपतावादी ढोंग की निंदा की, जो हॉलीवुड के स्वर्ण युग में MGM स्टूडियो और साथ ही वार्नर ब्रदर्स की विशेषता थी। 136 लेरोय ने खुद को अगले 9 सालों तक MGM में फीचर निर्देशन तक सीमित रखा और 11 फिल्में दीं। इस अवधि के दौरान उनके काम की गुणवत्ता को आमतौर पर 30 के दशक के दौरान वार्नर ब्रदर्स में उनके शुरुआती काम की तुलना में रचनात्मक रूप से गिरावट के रूप में देखा जाता है। 137 138
उन्होंने रॉबर्ट टी शेरवुड के रोमांटिक नाटक वाटरलू ब्रिज 1930 के रूपांतरण के साथ निर्देशकीय कर्तव्यों को फिर से शुरू किया। 139-140 वाटरलू ब्रिज 1940। मेट्रो गोल्डविन मेयर ने यूनिवर्सल स्टूडियो से वाटरलू ब्रिज के अधिकार खरीदे, जिसने 1931 में जेम्स वरेल द्वारा फिल्माए गए एक रूपांतरण का निर्माण किया था और माई क्लार्क ने गिरी हुई महिला मायरा की भूमिका निभाई थी। 141 लेरोय की वाटरलू ब्रिज 1940। डेविड ओ सेल्ज़निक की महाकाव्य गॉन विद द विंड 1939 की नायिका विवियन लेह के उल्कापिंड उदय को भुनाने के लिए एक वाहन के रूप में काम करती थी। ऐसे दौर में जब विदेशी बाजार खतरे में थे, मुनाफे वाली फिल्में प्रीमियम पर थीं। 143 अपने शुरुआती हॉलीवुड करियर में मूक फिल्म युग के तकनीशियन और निर्देशक लेरोय ने ली और सहकलाकार रॉबर्ट टेलर के साथ एक महत्वपूर्ण नाइट क्लब प्रेम दृश्य को फिल्माने के लिए मूक फिल्म विधियों का उपयोग किया। लेरोय ने अपनी अंतर्दृष्टि का वर्णन किया। कोई संवाद नहीं, बिल्कुल भी संवाद नहीं। उस पर मुझे एहसास हुआ कि सभी मूक निर्देशक हमेशा से जानते थे, महान भावनात्मक क्षणों में कोई शब्द नहीं होते। एक नज़र, एक इशारा, एक स्पर्श बोले गए वाक्यों की तुलना में बहुत अधिक अर्थ व्यक्त कर सकता है, और हमने इस दृश्य को इसी तरह निभाया। 145 लेरोय ने 1940 में रॉबर्ट टेलर, नोर्मा शेरर और कॉनराड वीट को एस्केप में निर्देशित किया, जो हिटलर द्वारा दबाई गई कई नाजी विरोधी फिल्मों में से पहली थी और जिसके कारण अंततः जर्मनी में सभी एमजीएम पिक्चर्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 146 ग्रीर गार्सन की तस्वीरें। लेरोय ने अंग्रेजी अभिनेत्री ग्रीर गार्सन के साथ 4 फीचर फिल्में पूरी कीं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश बाजारों को आकर्षित करने के लिए एमजीएम द्वारा विकसित की गई एक अत्यधिक लाभदायक संपत्ति थी। 148 150 ब्लॉसम्स इन द डस्ट 1941 उदास स्माइली अनीता लुसा द्वारा लिखित पटकथा मेरना ग्लैडनीना जायज बच्चों को मुक्ति दिलाने के संघर्ष को दर्शाया गया है। फिल्म इतिहासकार किंगले केनहम द्वारा अत्यधिक रोमांटिक और बेशर्मी से भावुक करार दिए जाने के बाद 151 लेरोय ने इस चित्र का गुणकारी और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण बताते हुए बचाव किया। ब्लॉसम्स इन द डस्ट से ग्रीर गार्सन। तो दोस्तों ये मूवी हमें 2 नवंबर 1951 को देखने को मिली थी। 171 मिनट टोटल इसकी रनिंग लेंथ थी। बजट इसका 7.6 मिलियन का था, जिसके अंदर इसने 21 मिलियन का कलेक्शन दिया था। तो मूवी सुपर डुपर हिट रही थी। बाकी अपकमिंग पार्ट इसका देखने को हमें नहीं मिला था। बाकी इसकी पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।